Hello everyone, myself is Ravi Jha and today I am going to discuss the concept of Section 438 of the Criminal Procedure Code 1973 that deals with the concept of anticipatory bail. First of all, we should know what is the exact meaning of anticipatory bail. जनरली ये शब्द हम कई बार सुनते हैं जब कभी भी किसी व्यक्ति को ये आशंका होती है कि उसके द्वारा कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया गया है या नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया गया है और वो किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है बाय द कॉम्पिटेंट पुलिस अथॉरिटी। तो वहाँ पर उस व्यक्ति के पास मात्र विकल्प के रूप में सिर्फ यही एक इंस्ट्रूमेंट बचता है कि वो जनरली कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट में अप्लाई करे एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर लेने के लिए। इस ऑर्डर के मिलने के बाद जब कभी भी पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आएगी, जाहिर सी बात है वो व्यक्ति वो ऑर्डर उस पुलिस वाले के सामने प्लेस करेगा और उसी वक्त उसको इमीडिएट रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एंटीसिपेटरी कि अगर एक वर्ड को हम निकालें एंड दैट वर्ड इज़ कॉल्ड एंटीसिपेशन, मतलब एक प्रकार का भय, एक प्रकार का ऐसा प्रिजम्पशन जो कि उस व्यक्ति के दिमाग में चल रहा है कि दैट पर्सन कैन बी अरेस्टेड एट एनी मोमेंट एंड व्हेन दैट पर्सन विल बी अरेस्टेड ऑब्वियसली ही विल बी पुट बिहाइंड दी बार। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लिबर्टी और अपनी फ्रीडम को मेंटेन करने के लिए ऐसे व्यक्ति सेक्शन 438 का सहारा लेते हैं और वो कोर्ट से ये गुजारिश करते हैं कि उन्हें कुछ शर्तों या कुछ कंडीशंस के साथ उनको गिरफ्तार ना किया जाए अगर कभी ऐसी कोई परिस्थिति आई जिस परिस्थिति का जिक्र ऑलरेडी उनकी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशंस में किया जा चुका है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि व्हेन एनी पर्सन हैज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट कि दैट पर्सन मे बी अरेस्टेड एट एनी मोमेंट ऑफ द टाइम। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो वो व्यक्ति अक्यूज्ड होगा या तो सस्पेक्टेड होगा। अक्यूज्ड का मतलब होता है कि उस व्यक्ति ने वाकई में वो अपराध कमिट किया है, क्योंकि ये बात तो सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है। दूसरी बात ये कि ऐसा हो सकता है कि उस व्यक्ति को संदेह हो, वो मात्र एक सस्पेक्टेड व्यक्ति हो कि हाँ ये भी इस ऑफेंस के लिए बुक किया जा सकता है। तो जब कभी भी ऐसे व्यक्ति को लगता है कि उसके द्वारा कोई नॉन बिलेबल ऑफेंस कमिट हुआ है या कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, जनरली सेक्शन 438 जो है इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ नॉन बिलेबल ऑफेंस के ऊपर ही है। तो अगर ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा भी एहसास हो जाए कि वो किसी भी पल गिरफ्तार किए जा सकते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को सबसे पहले या तो कोर्ट ऑफ सेशन और या तो हाई कोर्ट में अपनी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को मूव कराना चाहिए, ताकि जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आए कि पुलिस वाले आ रहे हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए, वो किसी भी पल गिरफ्तार हो सकते हैं। अगर उनके पास कॉम्पिटेंट कोर्ट से ये ऑर्डर मिल गया है तो नाउ दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर कि दैट पर्सन मस्ट बी रिलीज्ड ऑन सच काइंड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस which has been mentioned in your respective bail bond। अर्थात अगर पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आती है तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति अपना वो ऑर्डर शो करेगा और उसी वक्त उस ऑर्डर को देखने के साथ उनके जो भी टर्म्स कंडीशंस है उनको कंप्लाई करने के बाद वो पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को इमीडिएट रिलीज़ कर देगा। क्यों? क्योंकि दैट पर्सन हैज़ गॉट अ ऑर्डर फ्रॉम द साइड ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट either by the court of session or to the high court कि that person shall be released at the event of their arrest। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्री अरेस्ट से पहले का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस डील करता है एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन से। अब सवाल यहाँ पर ये है कि हम कोर्ट ऑफ सेशन में अप्रोच पहले करें या हम हाई कोर्ट में अप्रोच करें। तो सेक्शन 438 की एक कॉन्करेंट पावर है और it is up to you have to decide कि from where you have to approach first।
ये आपको डिसाइड करना है कि आपको सबसे पहले कहाँ अप्रोच करना है, कोर्ट ऑफ सेशन में अप्रोच करना है या हाई कोर्ट में अप्रोच करना है। जनरली जो प्रैक्टिकल चीज़ है वहाँ पे अप्लाई ये होता है कि नॉर्मली पीपल दे अप्लाई टू द कोर्ट ऑफ सेशन फर्स्ट। अगर कोर्ट ऑफ सेशन से उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, उसके बाद जनरली दे अप्लाई टू द हाई कोर्ट। उसके पीछे एक छोटी सी वजह है, और वो वजह क्या है कि अगर मान लीजिए आपने कोर्ट ऑफ सेशन में अप्रोच नहीं किया, डायरेक्टली आप हाई कोर्ट आ गए, और अगर हाई कोर्ट से आपकी एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो आपके पास दोबारा से कोर्ट ऑफ सेशन में जाने का अधिकार खत्म हो जाता है। अब आप स्पेशल लीव पिटिशन आर्टिकल 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके आप सुप्रीम कोर्ट में ही पिटिशन को फाइल कर सकते हैं, सेशन कोर्ट आप नहीं जाते हैं। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हाई कोर्ट भी जनरली जब भी किसी ऐसी एप्लीकेशन को इंटरटेन करती है जो कि डायरेक्टली आई है उनके सामने, तो वो सबसे पहले काउंसिल से कहते हैं कि मिस्टर काउंसिल, आपके पास विकल्प है, यू हैव ऑप्शन। आप चाहें तो अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लीजिए और कोर्ट ऑफ सेशन में पहले चले जाइए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर हमने आपकी एप्लीकेशन को डिसाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये खारिज हो गई या रिजेक्ट हो गई, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने तक का ही विकल्प है, सेशन कोर्ट तो आप जाएंगे ही नहीं। अब तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर पार्टीज और काउंसिल्स दे हैव टू अप्लाई देयर रिस्पेक्टिव माइंड कि आपको अप्रोच कहाँ करना चाहिए सबसे पहले, कोर्ट ऑफ सेशन में या हाई कोर्ट में। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप कोर्ट ऑफ सेशन में भी पहले मूव कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट में भी मूव पहले कर सकते हैं, लेकिन आप मूव एक टाइम पर एक ही जगह करेंगे। अगर आपने कोर्ट ऑफ सेशन में कोई एप्लीकेशन डाल रखी है एंड स्टिल योर एप्लीकेशन इज पेंडिंग, इट डजंट मीन कि आप हाई कोर्ट आ जाएं और आपने यहाँ पर एक एप्लीकेशन फिर से डाल दी सेक्शन 438 का सहारा लेते हुए। क्योंकि जब आप पिटीशन को ड्राफ्ट करते हैं तो उस पिटीशन के एक पैरा में ये लिखा रहता है कि देयर हैज़ नॉट बीन अनदर एप्लीकेशन हैज़ बीन फाइल्ड बाय योर हैंड इन एनी अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट और दी अदर बेंचेस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। इन चीज़ों का जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब सवाल ये है कि जब कभी भी कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट में आपकी बेल एप्लीकेशन आती है, एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन सेक्शन 438 के रूप में, तो कोर्ट किन किन चीज़ों के ऊपर गौर करती है? सबसे पहली बात, द कोर्ट दे विल हैव टू लुक द नेचर एंड द ग्रेविटी ऑफ द एक्यूजिशन, कि आपने जो अपराध किया है उसकी प्रकृति क्या है और आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनकी गंभीरता कितनी है। नेचर और गंभीरता दोनों ही बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। आपने जो ऑफेंस कमिट किया है किस प्रकृति का है, क्या वो ऑफेंस अगेंस्ट द बॉडी है, ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी है, ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी है, और आरोप कितने गंभीर आपके ऊपर लगे हैं। इसके लिए जनरली हम सहारा लेते हैं इंडियन पीनल कोड के पनिशमेंट वाले सेक्शंस का, क्योंकि वहीं से हमें यह अंदाज़ा लग जाता है कि इस व्यक्ति ने जो अपराध किया है उसकी मैक्सिमम सज़ा क्या है, और उस सज़ा से ही डिसाइड होता है कि वो अपराध वाकई में कितना गंभीर नेचर का है या नहीं। दूसरी बात, द एंटीसीडेंट ऑफ द एप्लीकेंट, दैट मीन्स उस व्यक्ति का प्रारंभिक इतिहास क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो व्यक्ति पहले भी सज़ा काट चुका है, या वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, या उसने पहले भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर दिया है। कुल मिलाकर कोर्ट आपके प्रेजेंट को तो कंसीडर करती ही करती है, लेकिन आपके इतिहास को भी खंगालने की कोशिश की जाती है, उसको भी देखा जाता है कि इससे पहले आपका कंडक्ट क्या था, आप किस किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं जो कि कानून के दायरे के अंदर प्रोहिबिटेड हैं या कि पनिशेबल हैं। तीसरी चीज़ कि अगर हमने आपकी एप्लीकेशन को सुना और हमने आपको बेल ग्रांट कर दिया, तो क्या आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को प्रॉपर कोऑपरेट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन? क्या आप ट्रायल में शामिल होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने आपको यहाँ से आज़ादी दे दी कि यू विल नॉट बी अरेस्टेड इफ़ यू विल कंप्लाई सर्टेन टर्म्स एंड रेगुलेशंस, और आप यहाँ से चुपचाप निकल कर भाग गए आउट ऑफ इंडिया, या कहीं आप और भाग गए, या आप शहर के अंदर हैं और आपने अपनी आइडेंटिटी को छुपा लिया एंड यू आर नॉट ट्राइंग टू डिस्क्लोज योर सेल्फ। तो जजेस जो तीसरी चीज़ गौर करते हैं वो ये करते हैं कि अगर हमने इस व्यक्ति की राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को ध्यान में रखते हुए
एंटीसिपेटरी ऑर्डर ग्रांट किया है, तो क्या ये कोर्ट के उन सभी आदेशों का पालन करेगा, या ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के सभी जो भी उनके प्रोफॉर्माज हैं, जो भी उनके इन्वेस्टिगेटिंग का जो प्रोसेस है, जो उनका तरीका है, क्या उन सभी में इसका सहयोग प्रॉपर होगा या नहीं होगा। चौथी बात कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस व्यक्ति के ऊपर कंप्लेन या एफआईआर सिर्फ इसलिए दर्ज की गई है ताकि इसको समाज के सामने ह्यूमिलेट किया जाए, इसकी रेपुटेशन को इंजर्ड किया जाए, इसको डिफेम किया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो एफआईआर लॉन्च हुई है वो एक मैलाफाइडली इंटेंशन के नज़रिए से लॉन्च हुई है, वाकई में एक्चुअल में ऐसी कोई घटना तो हुई ही नहीं थी। तो कोर्ट इन सारे बिंदुओं पर गौर करती है, कब? जब उसके सामने एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन प्लेस की जाती है उनके सामने, उनकी डायस के पास। जब कोर्ट उस एप्लीकेशंस को देखते हैं और एफआईआर के वर्जन को देखते हैं, या उस वर्जन को देखते हैं जो उस व्यक्ति के दिमाग में एक थ्रेट चल रहा है कि नहीं, मैं किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकता हूँ इन अपराधों की वजह से, तो कोर्ट उस एप्लीकेशन को तो बाद में डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट एंड ऑल, लेकिन उसके पहले कोर्ट उस व्यक्ति के कंडक्ट, उसके ऊपर लगाए गए एलिगेशंस, एक्यूजेशंस, न्यायिक प्रक्रिया में क्या वो अपना सहयोग देगा या नहीं देगा, और क्या इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इस व्यक्ति को ह्यूमिलेट करने का तो नहीं है। इन सारे बिंदुओं पर गौर करती है, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन के ऊपर एक्चुअल में सुनवाई शुरू होती है। ये एक इनबिल्ट फीचर्स है जुडिशियल ऑफिसर्स का कि दे विल हैव टू लुक all the facts and the circumstances which is play a very important role in context to while granting your anticipatory bail application order। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब कभी भी कोर्ट के सामने ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं तो कोर्ट के पास नॉर्मली दो विकल्प होते हैं, या तो वो आपकी एप्लीकेशन पे आपको इंटरिम ऑर्डर दे देगी, यानी कि अंतरिम आदेश, यह कोई फाइनल आदेश नहीं होता है, गौर कीजिएगा, और या उसी वक्त आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। अब सवाल ये है कि अगर कॉम्पिटेंट हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन, जहाँ कहीं भी आपने एप्लीकेशन मूव की है, अगर वहाँ पर आपकी एप्लीकेशन के ऊपर आपको इंटरिम ऑर्डर भी नहीं मिला और आपकी एप्लीकेशन इंस्टेंट खारिज हो गई, तो अब क्या होगा? तो अब ये होगा कि इट शैल बी ओपन फॉर अ पुलिस ऑफिसर और द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कि दे कैन अरेस्ट यू एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, कि वो किसी भी वक्त बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकते हैं उन आरोपों के लिए जिन आरोपों का जिक्र उस कंसर्न्ड एफआईआर में लिखा गया है। और आपको अच्छे से जानकारी होगी इस बात की कि द पुलिस कैन अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट ओनली इन द केसेस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। तो जाहिर सी बात है कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन भी जो है वो जनरली या तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में ही अप्लाई होती है या तो सीरियस कॉग्निजेबल केसेस में। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ हम देखते हैं वो क्या देखते हैं कि वेदर दैट ऑफेंस कम्स विद इन द परव्यू ऑफ नॉन बेलेबल क्राइटेरिया और नॉट। और अगर हमारा जवाब अफर्मेटिव है तो जाहिर सी बात है कि दी पुलिस अथॉरिटी दे कैन अरेस्ट, उनको कोई भी रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है कि जब कभी भी आपकी एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर प्लेस की जाती है तो मैक्सिमम 24 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर आपकी एप्लीकेशन को सुना जाता है। बट हमारा रूल क्या कहता है? ऑडी अल्ट्रम पार्टम, दैट मीन्स बोथ द पार्टी शुड बी हियर्ड एंड नो वन शुड बी कंडेम्ड विदाउट द प्रोसेस ऑफ द हियरिंग। तो जाहिर सी बात है, अब चाहे वो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट हो या विक्टिम हो या पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर्स हो, दे नीड सम टाइम फॉर द पर्पस ऑफ बेटर प्रिपरेशन ऑफ देयर कंसर्न केसेस। सो व्हाट जनरली द जुडिशियल ऑफिसर डू, जनरली दे डू कि वो आपको एक अंतरिम आदेश पारित कर देते हैं कि दैट मीन्स कि देयर शैल बी नो कोर्सिव एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द एप्लीकेंट टिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अर्थात जब तक इस एंटीसिपेटरी बेल को हम फाइनली डिसाइड नहीं कर लेते हैं, आपको बिल्कुल भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा या आपके खिलाफ कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। कोर्सिव जो वर्ड है इसका मतलब ही है कि दैट पर्सन शैल नॉट बी अरेस्ट इफ दैट पर्सन हैज़ गॉट अ वैलिड ऑर्डर फ्रॉम द साइड ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो
यहाँ पर क्या होता है कि जो इंटरिम आदेश होता है, जो अंतरिम आदेश होता है, बेसिकली वो 7 डेज, 8 डेज, 6 डेज के लिए आपको ग्रांट किया जाता है. दैट मीन्स आफ्टर द पीरियड ऑफ 7 डेज again your anticipatory bail application will be heard in the presence of the public prosecutor or in the presence of the deputy superintendent of the police, because जो एप्लीकेशन आप फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर, उस एप्लीकेशन की एक कॉपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी सर्व की जाती है और सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी सर्व की जाती है, डीएसपी या एसपी रैंक के ऑफिसर्स को. इवन दो कि जो डीएसपी या एसपी रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं, नॉर्मली दे रिप्रेजेंटेड बाय देयर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो उनके सरकारी वकीलों के माध्यम से उनको प्रेजेंट किया जाता है. तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि फर्स्ट टाइम जो इंटरिम ऑर्डर आपको मिलेगा वो मात्र 7 दिन का मिलेगा, जिसमें कहा जाता है कि देयर शैल बी नो कोर्सिव एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द एप्लीकेंट. दूसरी बात क्या है कि 7 दिन के बाद फिर से आपकी उस एप्लीकेशन पर फाइनल सुनवाई होगी और इस दिन अल्टीमेट डिसाइड होगा कि क्या आपको एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इसका कोई फिक्स ड्यूरेशन टाइम नहीं है. इवन दो अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बोला है कि हमें इसके लिए भी लॉ बनाने की ज़रूरत है. कहीं ऐसा तो नहीं कि वंस यू गॉट द ऑर्डर ऑफ द एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन सो इट विल बी एक्टिव एज मच एज यू कैन एक्सटेंड. नो. तो कई बार होता है कि जनरली जो कोर्ट ऑर्डर पास करती है उस पर ये लिखा जाता है कि टिल द सबमिशन ऑफ द चार्जशीट. कई बार होता है कि टिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल होता है, लेकिन कब तक? जब तक कि आप कोर्ट के द्वारा दिए गए टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई कर रहे हैं. द मोमेंट यू विल ब्रीच द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द रेस्पेक्टिव कोर्ट, ऑटोमेटिकली योर एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशंस विल बी कैंसल्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट बाय द फाइलिंग ऑफ योर bail cancellation application through either public prosecutor or through the either first informant on the behalf of the victim. ऐसा हो सकता है. तो आप इसको ये बिल्कुल मत समझिए कि एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर आपको मिल गया तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप वही करेंगे जो कि कानून के दायरे में रह के आपको करना चाहिए, और इसीलिए कोर्ट आपसे बेल बॉन्ड लेती है, श्योरिटीज़ लेती है, और कोर्ट को अगर लगता है कि बॉन्ड पेपर सफिशिएंट नहीं है या श्योरिटीज़ दे आर नॉट सफिशिएंट और दी कॉम्पिटेंट, तो वो आपकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का भी अधिकार रखती है. तो यहाँ पर समझने वाली बात सिर्फ 2 चीज़ें हैं कि प्राइमा फेसाई यू विल गेट एन इंटरिम ऑर्डर एंड आफ्टर द पीरियड ऑफ 7 डेज, 8 डेज और 10 डेज, जब कभी भी आपकी दूसरी डेट लगेगी उस दिन योर फाइनल बेल एप्लीकेशन विल बी हियर्ड in the presence of both the counsel, public prosecutor as well as the defense counsel by the judicial officer. उस दिन ये डिसाइड होगा कि whether you are entitled to get an order of anticipatory or not. अब यहाँ पर सवाल ये है कि whether the presence of the applicant is a necessary or the mandate provision while the application is going to be heard by the judicial officer. तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं. अगर एप्लीकेंट प्रेजेंट होना चाहता है तो ये उसकी मर्ज़ी है. ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्लिगेटरी प्रोविज़न है, ये कोई मैंडेट प्रोविज़न नहीं है तब तक जब तक कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर खुद कोर्ट में ये कह नहीं देता है कि योर लॉर्डशिप विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड until and unless that applicant will not be here before the competent court, it is not practically possible for us to decide this case. अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट को कन्विंस कर दिया तो कोर्ट ये ऑर्डर करेगी कि हाँ इट्स टाइम टू कॉल द एप्लीकेंट हु इज सीकिंग एन एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर. तो जाहिर सी बात है अब उसको आना पड़ेगा, अदरवाइज हिज प्रेजेंस इज ओनली एन ऑब्लिगेटरी नॉट अ मैंडेट प्रोविजन. अब सवाल यहाँ पर यह है कि एप्लीकेंट आ भी गया या नहीं आया, कोर्ट ने फाइनली एप्लीकेशन को सुन लिया और कोर्ट अब इस नतीजे पर पहुंची है, और वो नतीजा क्या है कि अब हमें इसको एंटीसिपेटरी बेल दे देनी चाहिए. नाउ द थिंग इज दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशन शुड बी टेकन बाय द हैंड ऑफ द कोर्ट. कोर्ट अपनी तरफ से कौन कौन से प्रिकॉशंस या मेजरमेंट को ध्यान में रखेगी ताकि एक तरफ हम उस व्यक्ति की राइट टू लिबर्टी को भी मेंटेन कर सके, दूसरी तरफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के कैनन को भी मेंटेन किया जा सके. तो यहाँ पर सबसे पहले जो कोर्ट ऑब्जर्व करती है वो ये देखती है कि अगर हमने इस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर दे दिया
तो क्या ये व्यक्ति अपने आप को रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम पे अवेलेबल कराएगा, आइदर बिफोर दी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और बिफोर दी कोर्ट। क्यों? क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को वो मिलेगा नहीं तो इन्वेस्टिगेशन पूरी कैसे होगी, इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होगी चार्जशीट कैसे सबमिट होगी, चार्जशीट सबमिट नहीं होगी तो कोर्ट कॉग्निजेंस कैसे लेगी, और जब कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी तो ट्रायल कैसे होगा, और जब ट्रायल ही नहीं हुआ तो हाउ विल यू गेट दी जस्टिस। तो कोर्ट क्या देखती है कि क्या ये व्यक्ति एंटीसिपेटरी ऑर्डर मिलने के बाद अपने आप को रीजनेबल टाइम पीरियड पे अवेलेबल करा सकता है। दूसरी बात, अगर हमने इसको फ्री छोड़ दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी विटनेस को, किसी पर्सन्स को हु आर वेल अक्विंटेड विद ऑल द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर केस, उसको ये तकलीफ दे दे, एविडेंस को टैंपर कर दे, या उनको डराए, धमकाए, थ्रेट करे, या उनके साथ कोई वादा करे कि देखो यू नो दैट वेरी वेल माई फैक्ट एंड द सर्कमस्टांसेस, लेकिन कोर्ट में ऐसा कुछ मत कहना, आई विल पे यू। तो इन सारी चीज़ों को भी कोर्ट कंसीडर करती है। तीसरी चीज़ ये कि जब तक कोर्ट नहीं चाहेगी वो व्यक्ति भारत की सीमा से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो वहाँ पर कोर्ट ये कंडीशंस भी डाल देती हैं कि जब तक इस मामले का निस्तारण नहीं हो जाता है, until and unless this matter will not be decided by us, you will not leave the territory of that concerned state। और अगर फिर भी अगर आपका जाना ज़रूरी है तो फर्स्ट यू विल हैव टू टेक द प्रेयर परमिशन ऑफ द कंसर्न्ड कोर्ट। अगर कोर्ट ने आदेश कर दिया तो देन यू मे लीव, अगर कोर्ट ने आदेश नहीं कर दिया तो देयर इज़ अ नो नीड टू गो आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ आइदर स्टेट और द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड इफ़ यू डू दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू ब्रीच द बॉन्ड पेपर कंडीशंस। चौथी बात क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं तीनों चीज़ों के ऊपर कोर्ट गौर करेगी। सेक्शन 437 के क्लॉज 3 में भी कुछ चीज़ों का जिक्र किया गया है, उन चीज़ों को भी कोर्ट अपने ध्यान में रखेगी कि जब हम एक व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर ग्रांट करते हैं, उससे हम एक बॉन्ड पेपर लेते हैं, उस बॉन्ड पेपर के ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती हैं, एंड दैट पर्सन विल हैव टू कंप्लाई दैट टर्म्स एंड कंडीशंस। He cannot escape from their liabilities. He cannot escape from their promises, which he made before the competent court at the time of final hearing of their anticipatory bail applications. दूसरी चीज़ें वो क्या है कि ये व्यक्ति अब इस नॉन कॉग्निजेबल या नॉन बिलेबल ऑफेंस से मिलता जुलता कोई अपराध बिल्कुल भी नहीं करेगा। यानी कि एक बार आपने नॉन बिलेबल ऑफेंस कमिट कर दिया, नाउ यू आर सीकिंग एन एंटीसिपेटरी ऑर्डर, अब आपसे कोर्ट की उम्मीद करती है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब दोबारा से आप कोई भी ऐसा अपराध नहीं करेंगे जो कि नॉन बिलेबल ऑफेंस की कैटेगरीज में फॉल करेगा, या उस नेचर का होगा जिस नेचर का अपराध ऑलरेडी करके आप हमारे सामने भी खड़े हैं। कोर्ट ऐसी आपसे उम्मीद करती है और इन्हीं उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए आपके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को भी इम्पोज किया जाता है। चौथी बात वही सिंपल सी है कि आप किसी भी विटनेस को, विक्टिम हो, फर्स्ट इन्फॉर्मेंट हो, सर्कमस्टांशियल एविडेंस के जो पर्सन्स होते हैं, आप उनको ना थ्रेट करेंगे, ना प्रॉमिस करेंगे, ना इंड्यूस करेंगे, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली करेंगे। इसके अलावा आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट से लेकर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी एविडेंस को आप टेम्पर करने की कोशिश नहीं करेंगे। और यकीन मानिए अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ आप करते हैं तो यू विल बी थ्रोन बिहाइंड द बार। आपको जो ये प्रिविलेज मिली है ना कि इवन दो एन FIR हैज़ बिन लॉज्ड ओवर यू, डिस्पाइट ऑफ दैट यू आर फ्रीली मूविंग, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी ख़त्म कर दी जाएंगी और आपको जेल भेज दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने बेल के लिए जो बॉन्ड भरा था और जिन श्योरिटीज़ का अरेंजमेंट आपने किया था, आप उस बॉन्ड के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको कंप्लाई आप नहीं कर रहे हैं। इवन दो अगर ऐसे व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया भी जाता है, अगर पुलिस के पास कोई भी वारंट नहीं है, तो जाहिर सी बात है द मोमेंट दैट पर्सन विल शो द ऑर्डर टू द कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर, दैट पर्सन विल बी रिलीज्ड एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम। इवन दो अगर कोई कोर्ट कॉग्निजेंस भी लेती है और अगर मजिस्ट्रेट को उसको बुलाना है, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम द मजिस्ट्रेट दे विल इशू अ बेलेबल वारंट, नॉट अ नॉन बेलेबल वारंट, जिसको कि हम जनरली NBW बोला करते हैं या बोलते हैं। तो once you got the order of the anticipatory bail applications, you shall not be arrested if you are fully complying the order of the bail bond. Apart from that,
इफ़ यू विल बी अरेस्टेड यू विल इमीडिएटली गेट अ बेल और रिलीज्ड. दूसरी चीज़, द कोर्ट विल टेक अ कॉग्निजेंस एंड इफ they really think you know it's time to call you, first they will issue a bailable warrant. अगर बेलेबल वारंट के इशू करने के बाद भी अगर आप नहीं आ पाते हैं, ओनली देन दे विल इशू अ नॉन बेलेबल वारंट. तीसरी चीज़ क्या है कि विमेन से रिलेटेड जो ऑफेंस है यहाँ पर बेसिकली हम 376 का जिक्र करेंगे. यहाँ पर सीआरपीसी में साफ साफ वर्ड यूज किया गया है शैल. नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई the offences which falls within the purview of section 376, 376AB, 376DA and 376DB of the Indian Penal Code. That means आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं, अगर वो आरोप इंडियन पिनल कोड के इन सेक्शंस को कवर करते हैं तो आपका जो राइट है सेक्शन 438 का वो आप अवेल नहीं कर पाएंगे. ये तो सारी चीज़ें रही आपकी बेयर एक्ट और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बेसिकली आपको बताता है कि हाउ यू कैन अवेल योर एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशंस. तो यहाँ पर समझने वाली सिर्फ एक बात है, वो बात क्या है कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन तभी तक ऑपरेटिव होती है जब तक कि आप गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं. अगर आपकी गिरफ्तारी आपकी बेल एप्लीकेशन सुनने के दौरान या ऑर्डर पास होने से पहले हो गई तो नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई फॉर दी रेगुलर बेल. अब आपको रेगुलर बेल अप्लाई करनी होगी. क्यों? क्योंकि अब आप गिरफ्तार हो चुके हैं. तो जाहिर सी बात है एंटीसिपेटरी का मतलब है कि आप नॉन बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे अननेसेसरी, अगर आपके पास कॉम्पिटेंट कोर्ट का ऑर्डर है और अगर उस ऑर्डर के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है आप उसको कंप्लाई कर रहे हैं. आप अगर उनके किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रीच करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक बेल कैंसिलेशन एप्लीकेशन मूव ऑन की जाएगी आपके खिलाफ और आपका जो भी राइट जो आपको अभी तक मिल रहा था एज अ प्रिविलेज के रूप में वो ऑटोमेटिकली कर्टेल हो जाएगा या वो वेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली बाय द हैंड ऑफ द कोर्ट. सो इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल which deals with the section of 438 of the Code of Criminal Procedure 1973. Thank you so much.